हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 1 सेकंड चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सभी ने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज मुझे हाय हेलो ग्रीटिंग्स भेज दो ताकि अटेंडेंस लगा दो अपनी, मुझे पता चल जाए आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है लेक्चर। एवरीवन मैं पहले स्क्रीन देख रही हूँ, सभी के अटेंडेंस ले रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग, हेलो, चलो गुड इवनिंग। चलिए लेट अस स्टार्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर हमारी क्लास 11th का ओवर हो चुका है। सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके नाम से ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगना चाहिए। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एटम क्या है? जो आपकी हर चीज को बनाता है। इट मेक्स अप एवरीथिंग। आपको, मुझको, ये पेन को, टेबल को, एयर को, आप जो चीजें देख पा रहे हैं जैसे या नहीं देख पा रहे, जैसे एयर हो गया, सोफा हो गया, पेन, बॉटल, यू, मी, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, जो भी चीज है, चाहे लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, सारी की सारी चीजें बनी है मैटर से। और हर मैटर किसका बना होता है? एटम का, राइट? तो एटम की आज हम बात करने वाले, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को कैसे जाना गया, ठीक है, किस किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हुए ताकि हमें पता चला कि कैसा दिखता है एक एटम। तो स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम काफी चीजें पढ़ेंगे कि आपके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल टर्म सीखेंगे। साथ ही में हम बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स की भी बात करेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है। हाय हेलो वैभव, हेलो, ठीक है। तो पहले ना स्टार्ट करते हैं। हम एक जर्नी पे जा रहे हैं, कि हिस्टोरिकल जर्नी चल रही है। इस जर्नी में क्या है, आप देखो, शुरुआत कर रहे हैं हम जब इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स 400 बीसी, बहुत बहुत साल पुरानी बात है, जिसमें यहाँ पे लिखा है द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स व्हिच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने 400 बीसी से भी पहले बता दिया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकती, देखो यहाँ पे यही लिखा है, नॉट डिविजिबल फर्दर, नॉट बी फर्दर डिविजिबल, उसको उन्होंने बोला था एटम, ठीक है। पर जो इतनी पुरानी साइंस है ना बच्चा, वो इतनी पुरानी साइंस कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई भी है तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इतनी हिस्ट्री आ चुकी है, राइट? तो अभी जो हमारी डॉक्यूमेंटेड साइंस है ना, जिसको हम ऐसे रिसर्च पेपर्स में लिखते हैं, जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स है सभी साइंटिस्ट के पास, वो केवल 200 साल पुरानी साइंस है। बस इतना याद रखो, 200 साल पुरानी ही साइंस है, जिसको हम मॉडर्न साइंस बोलते हैं, वो ज्यादा पुरानी नहीं है। तो देखो 1800 इज जस्ट 200 इयर्स, राइट? तो 200 साल पहले जॉन डाल्टन ने बोला था कि मैटर इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको मैं बोलती हूँ एटम्स, ठीक है। तो जो सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड साइंस है, उसके अकॉर्डिंग जॉन डाल्टन को ये जाता है कि जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि एटम ऐसी छोटी इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिसको एटम बोलते। तो एटम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी ये जैसे रिमोट है, मैं इसको छोटे छोटे इसके पीसेस करती रहती हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब इससे ज्यादा मैं इसके पीसेस नहीं कर पाऊंगी, तो वो छोटा, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, मतलब आगे जिसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती, उसको मैं बोलती हूँ एटम, राइट? फिर 19th सेंचुरी में आया कि अभी यहाँ तो बोल दिया कि एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, बट 19th सेंचुरी में हमें पता चला एक्चुअली एटम्स और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। एटम्स एक्चुअली और भी छोटी चीजों से बने हुए हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना? ये तो अब आपको पता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है। तो एटम के अंदर भी क्या है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हमें पता है 19th सेंचुरी के बाद कि एटम सबसे छोटा नहीं है, इनडिविजिबल नहीं है, एटम भी और भी छोटी चीजों से बना हुआ है। यहाँ तक आई चीजें समझ? अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास एंड
एटॉमिक नंबर के बारे में। तो आप ना जब भी कोई एलिमेंट आपके दिमाग में फिर से क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल। मैं हर बार बोलती हूँ कि ये जो चैप्टर्स है ना, स्पेशली शुरुआत के 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, चारों में आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल एकदम फिट होनी चाहिए। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो कि शायद कुछ इस प्रकार दिखती है पीरियोडिक टेबल, राइट, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट है उसका एक मास नंबर होता है और एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जैसे कि मेरा कोई भी एलिमेंट है x है, इसके ऊपर कोई नंबर लिखा होगा और इसके नीचे कोई नंबर लिखा होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ a से और नीचे वाले को करती हूँ z से। तो जो a है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, जो नीचे वाला है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर के बारे में। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम का लिखा, सोडियम के ऊपर आएगा मास नंबर जो कि 23 है, नीचे आएगा एटॉमिक नंबर जो कि होता है 11। तो इस प्रकार से सोडियम का सिंबल लिखूंगी। पहले सोडियम का एलिमेंट का सिंबल लिखा विच इज Na, ऊपर लिखा उसका मास नंबर, नीचे लिखा एटॉमिक नंबर। आइए चीजें समझ। अब मैम मास नंबर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मास नंबर क्या है? मास नंबर होता है, जैसे कि मैंने बोला कि बीच में मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं मेरे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, होते हैं कि नहीं होते, और चारों ओर होते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं, राइट। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है कितने प्रोटॉन्स हैं आपके पास और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है बच्चा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इससे बेहतर पता क्या है? इससे बेहतर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हमेशा याद रखना, जब एक एटम आइसोलेटेड है, उस पे कोई भी रिएक्शन नहीं करवा रहे, अकेला एटम है, तो उसमें क्या होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्योंकि एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि इसमें दोनों चार्जेस है, बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स पे क्या होता है? प्रोटॉन्स यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रोटॉन्स और आपके न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों होते हैं आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट, राइट। एंड एक और बात कि जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं उनको पी से लिख रही हूँ, उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नाम ही बोल रहा है, उस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है उन पे। यहाँ तक चीजें समझ आई? गुड इवनिंग एकांशी। एक और बार मैं आपको बता दूं, एकांशी बच्चे ने ये सारा चैप्टर मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रिवीजन क्लासेस है, इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका कोर्स एक दोबारा से अराउंड 15th तक, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में तो आपको कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा, राइट। दिस इज द मास नंबर एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर। मास नंबर मैंने क्या बोला कि जितने आपके होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो है आपका मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात याद रखनी है कि जो मेरा एटम है उसमें क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी मेरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो जब मुझे एटॉमिक नंबर की बात करनी हो तो चाहे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लूं चाहे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिन लूं, एक ही बात है, वो मुझे एटॉमिक नंबर बताएंगे। मास नंबर क्या बताएंगे? मास नंबर बताएंगे कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स मिला के हैं, वो उसका मास नंबर होता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीजें हमने डिस्क्राइब कर ही दी। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में ये 12 जो नंबर और नीचे 6 नंबर लिखा है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बोला है जो ऊपर होता है वो होता है आपका मास नंबर, सो दिस इज द मास नंबर ऑफ कार्बन, और जो नीचे होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है अब आपका? एटॉमिक नंबर जल्दी से बताइए, लेट अस फिल दिस टेबल विद मी। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है विच इज 6, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 6। मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है विच इज 12, तो यहाँ लिख रही हूँ 12। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो मैंने बोला कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही होते हैं, तो 6 प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? अब ये अच्छा सवाल है, कैसे निकालते हैं? मेरी पुरानी क्लास के बच्चे मुझे बताएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है विच इज A माइनस Z, हमेशा याद रखना। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से निकलता है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो न्यूट्रॉन्स भी हो गए 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 6। तो इसके ये सारे आंसर्स आ गए। आई होप आप सभी को एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आया ये डिफरेंस समझ सभी को? चले आगे, चलिए चलिए एवरीबॉडी, चलिए ओके। ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये बहुत जरूरी है पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लगानी। आपको ये बताना कि यहाँ पे देखो ये जो लिथियम है, ये देखो पीरियोडिक टेबल में सभी के एटॉमिक नंबर्स लिखे 1 2। अब ये पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड कैसे होती है? इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पे पहला एटॉमिक नंबर, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सिमिलरली इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल है। तो एटॉमिक नंबर्स पता चले। यहाँ पे इन सभी के मास नंबर्स भी गिवन हैं, तो ये मास नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। मैंने पहले वाली क्लासेस में आपको बताया है कौन से इंपॉर्टेंट मास नंबर्स है जो आपको याद रखने हैं। सो प्लीज वो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं विदाउट एनी क्या बोलते हैं इफ्स एंड बट्स, आपको वो याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। अगर Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, then the number of neutrons in an atom can be computed as। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बताना है। क्या होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? जल्दी से बताइए, क्या होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? बी करेक्ट, बी होंगे A माइनस Z, जो अभी हमने कैलकुलेट किया पीछे मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस Z, राइट? ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने बेसिक बता दिया कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मैं सब एटॉमिक किनको बोल रही हूँ? एक तो मेरा एटम है, मेरा एटम जिन चीजों से बना हुआ है उन सभी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मेरा एटम किन किन से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, राइट? और भी चीजें हैं बट बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है क्लास 11th एंड 12th में। बाकी चीजें हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई उसका जिक्र नहीं होता। तो हम मानेंगे कि 3 ही तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम, विच इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बट इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे डिस्कवर किए गए थे ये पार्टिकल्स? तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी बच्चा इलेक्ट्रॉन की, जो करी थी हमारे साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट है? फैराडे। तो मिड 1850s में ये डिस्कवरी हुई थी, जिसमें फैराडे ने क्या किया था? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन अ पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब उन्होंने पढ़ा था, जिसको बोला था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। क्या बोला था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स बोला था। जिसमें क्या है, ये ट्यूब थी, ट्यूब सभी को दिखाई दे रही है, इस प्रकार के सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसको बोला था
कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब में क्या किया था, ये वैक्यूम पंप सभी को नजर आ रहा है, तो इस वैक्यूम पंप से इस ट्यूब के अंदर की मोस्ट ऑफ द एयर बाहर निकाल दी थी, ज्यादातर हवा यहाँ की बाहर निकाल दी थी, केवल बहुत थोड़ी सी हवा यहाँ पे रखी थी। तो ये कैसी हुई थी, इवैक्यूएटेड। तो कैसा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब हवा बाहर निकाल दी तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे क्या है, एयर एट वेरी लो प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम पंप से मैंने हवा बाहर निकाली। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने इसी को यहाँ पे ये दिख रहे इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल की प्लेट्स लगा दी। एक मेटल की प्लेट यहाँ पे है, दूसरी मेटल की प्लेट यहाँ पे है। फिर इन दोनों मेटल की प्लेट को इस प्रकार से बैटरी से जोड़ दिया। जब भी मेटल की प्लेट होती है और उसको बैटरी से जोड़ते ताकि उनसे करंट पास करे, तो उनको मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलती हूँ, ये हो जाते हैं मेरे इलेक्ट्रोड्स। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी में चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड पे भी होगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे बोलते हैं हम कैथोड, और जो मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको मैं बोलती हूँ एनोड। आई ये चीज समझ, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको बोला मैंने कैथोड। अब क्या किया, ये कनेक्शन समझ आए। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, अब इनसे करंट पास होगा। तो इसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जैसे ही मैंने करंट पास किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं इस स्क्रीन दूसरी साइड की तरफ। मतलब कि ये मेरा कैसा हो गया, यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ चार्जेस मेंशन्ड है, राइट। तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में कुछ चीज ट्रैवल कर रही है। कैसे पता चली ट्रैवल कर रही है, क्या मुझे नेकेड आई से दिख रही है, नहीं, मुझे ऐसे पता चली कि पीछे मैंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहे थे इससे टकराते थे तो क्या होता था, एक ब्राइट लाइट मुझे दिखाई देती थी, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कुछ चीज है जो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, समझ आया। पहले मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द एयर बाहर निकाल दी। यहाँ पे बहुत ही एयर का बहुत ही लो प्रेशर है, मतलब बहुत कम एटम्स है एयर के यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने मेटल प्लेट्स लगा के इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको बोल रही हूँ कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा है उसे बोल रही हूँ एनोड। फिर जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी वैसे ही क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना स्टार्ट हुए। अब मुझे कैसे पता कि कुछ ट्रैवल हो रही है चीजें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पीछे मैंने क्या लगा रखी, ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है, पीछे मैंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है जो ग्लो करती है जैसे उस पर कोई चीज स्ट्राइक करती है। ये चीज समझ आई, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब इसको ये क्यों बोला जाता है, यहां से देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें पता चला कि हम इसको कैथोड रे ट्यूब क्यों बोलते हैं। तो रिजल्ट देखिए, जो कैथोड रेस है, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे थे उनको अब मैंने बोल दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस क्या है, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम है कैथोड रेस। तो कैथोड रेस स्टार्ट होते हैं कैथोड से ऑब्वियसली और एनोड की तरफ जाते हैं, यही था। कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, इसे इनको बोलते हैं कैथोड रेस। नेक्स्ट है, ये रेस विजिबल नहीं थी, मैंने यही बोला, मेरे को नेकेड आई से नहीं दिख रही थी ये रेस। मुझे तो इसलिए पता चला क्योंकि पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो स्ट्राइक हो रहे थे तो कलर आया, इसलिए मुझे पता चला, नॉट विजिबल, राइट। और ये केवल विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से वो ग्लो किए, इसीलिए मुझे पता चला कि कोई चीज ट्रैवल करी है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये है मेरी चौथी चीज, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं जब तक आपने कोई और ऊपर से इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड इस पे ना ही लगा दी। ये मुझे कैसे पता स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, इनके पाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि एक पंखा रख दिया। मैंने जैसे इनके पाथ के पीछे पंखा रखा तो मैंने देखा कि जो इस पंखे की शैडो है वो मुझे मिल रही थी। तो बच्चा, जब भी आप किसी चीज की शैडो मिलती है इसका मतलब है कि वो चीज आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तभी उसकी शैडो दिखती है। ठीक है, प्रोड्यूसेस अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे मुझे पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है।
फिफ्थ चीज है, इसके मैकेनिकल इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब ये पंखा मैंने बीच में रखा, एक तो इसकी शैडो कास्ट हुई, दूसरा क्या हुआ, ये पंखा रोटेट भी होने लगा। क्या होने लगा? रोटेट। तो इससे पता चला कि ये जो पार्टिकल्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं बच्चा, मेरे पार्टिकल्स, इनका मैकेनिकल इफेक्ट भी है ना। वो पंखा रोटेट करा मतलब कोई चीज टकराई है और वो रोटेट किया है, मतलब इसका मैकेनिकल इफेक्ट भी है। नेक्स्ट चीज क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इससे मुझे पता चला कि ये सारे के सारे क्या है, मेरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कि जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं डिपेंड करती, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये बोल रहा है कि जो कैथोड रे से निकल रही थी चीजें, है ना, जो कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका जो मैंने यहाँ पे मेटल प्लेट रखी थी ना, ये कोई भी मेटल प्लेट रख दो आपको सेम ही तरीके के पार्टिकल्स इजेक्ट होंगे। यहाँ पे कोई भी गैस चेंज कर दो तब भी सेम ही तरीके के पार्टिकल्स इजेक्ट होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो कैथोड रेज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और आपकी दूसरी गैस दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चले आगे, चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन है आपका ये रहा। The particles flowing in the cathode ray tube have mass, are negatively charged and must be present in the atom of every element. These particles were named as electrons. So conclusion देख लीजिए सारी चीजों का, कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं कैथोड रे से उनके पास मास है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि वो पंखा रोटेट हुआ। वो रोटेट क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई चीज उससे टकरा रही है, तभी तो वो रोटेट होगा। तो किसी में मास होगा तभी वो उसको मोमेंटम दे पाएगा। तो उसमें मास भी है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड साथ ही में वो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं। इन ऑफ एवरी एलिमेंट दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में होते हैं, तो इसका मतलब कि ये सारे एटम्स का पार्ट होते हैं और सारे एटम्स में एक जैसे होते हैं। ये डिफर नहीं करते, चाहे मैं ऑक्सीजन के एटम का या नाइट्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन उठा लूं तो वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनका मास भी सेम होता है सभी का, उनका चार्ज भी सेम होता है, राइट। चलिए आगे, नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल में आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जे थॉमसन। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जिनका मास है, जो ट्रैवल करते हैं और हर एटम में प्रेजेंट होते हैं। इतना पता चला था फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, जिसको हमने डिस्चार्ज रे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपका निकाला बच्चा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो इन्होंने ये मेजर किया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग CRT. CRT is what? CRT is your cathode ray tube. क्या है? कैथोड रे ट्यूब है आपकी CRT. And applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया चार्ज टू मास रेशियो? उन्होंने इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार का सेटअप लगाया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगाई और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई और उन्होंने उसको परपेंडिकुलर रखा। किससे? उन्होंने उसको एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर रखा और साथ ही में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था ना उसके भी परपेंडिकुलर रखा, राइट। इस प्रकार से उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक चीजों को मैनिपुलेट किया, मतलब चेंज कर करके देखा। पहले उन्होंने किया कि जब केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हो रही है, जैसे कि ये है मेरी कैथोड, ये है मेरा एनोड, तो मेरा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल। ठीक है, मेरी कैथोड रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी क्या? नॉर्थ साउथ, मतलब कि मैग्नेट लगा रखा है और साथ ही में चार्जेस लगा रखे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ लगा रखे हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दे रखा है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होके मुझे यहाँ मिला क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है ऊपर। तो इससे पता चला कि मेरा जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। सिमिलरली उन्होंने फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला, और जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बैलेंस करी कि मेरा इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट लाइन पे मिले, तो ये सारे डेटास को यूज करके उन्होंने चार्ज टू मास रेशो निकाला। ठीक है, ये सारे डेटा यूज करके इस प्रकार से चार्ज टू मास रेशो निकाला। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो आया वो इस प्रकार से आया था 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ये है। ठीक है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है हमने केजी में, किस में लिया है, केजी में। ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम। ई है आपका चार्ज, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। ई है आपका चार्ज, ठीक है, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे गिवन ही है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -c। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका मतलब वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, राइट। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। चले आगे, यहाँ तक समझ आया चार्ज टू मास रेशो। पहले हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो बताया फैराडे ने, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि उस इलेक्ट्रॉन में मास भी है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और वो हर एटम में प्रेजेंट होता है और हर एटम में सेम होता है। वो था मेरा इलेक्ट्रॉन। फिर आया इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता कि उसका मास कितना है, चार्ज कितना है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का, जो उन्होंने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया और फिर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, जिसका आंसर ये आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब एग्जैक्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं पता चला, अभी भी चार्ज टू मास रेशियो पता चला। अब एग्जैक्ट चार्ज किसने निकाला, एग्जैक्ट चार्ज निकाला मिल्किन ने, R.A. मिल्किन ने, यूजिंग हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। तो इस प्रकार का उन्होंने सेटअप लिया था। इस सेटअप में क्या है, इस सेटअप में उन्होंने ऑयल स्प्रे किया, ऑयल स्प्रे का एटमाइजर यूज किया इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे दो प्लेट्स है, ये है आपकी नेगेटिव प्लेट और ये है आपकी, ये नेगेटिव प्लेट है और ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, अब ये सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे आते तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सरे लगा दी, सोर्स ऑफ एक्सरे यहाँ पे उन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही एक्सरे इन पार्टिकल्स पे जाती है तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स और आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और फिर ये आपकी इनके ऊपर क्या आ जाता है। अच्छा, एक्सरे डालेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट बना देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, ऊपर वाली थी एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये है आपकी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं विजिबल कर रही हूँ। तो एक्सरे में होते हैं बच्चा आपके पॉजिटिव हीलियम 2+ पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स भी आपके पॉजिटिव में टूट गए, तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो हुए। अब क्योंकि ये ऑयल ड्रॉप हमने डाला, तो ये ऑयल ड्रॉप कितना समय लगाता है इस प्लेट पे गिरने के लिए, तो वो समय कैलकुलेट करके इन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। तो बच्चा चार्ज ऑन एनी ड्रॉप, फिर उन्होंने जिस भी ड्रॉप पे चार्ज कैलकुलेट किया तो वो इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख रही हूँ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। C होता है आपका कूलम, क्या होता है, कूलम, ठीक है। मिल्किन डिड्यूस दिस वैल्यू टू बी द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। अब हमें चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मिल्किन ने बता दिया कितना आया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
अब याद रखना ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अब जैसे ही 2 हो जाएंगे तो इंटू 2, 3 हो जाएंगे तो इंटू 3, इस प्रकार से। और हर इलेक्ट्रॉन केवल इस नंबर में चलता है 1 2 3 के, कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। होल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे आप और मैं होल नंबर्स में, मेरा कुछ 1.1 पार्ट नहीं होगा, मैं 1 होंगी, कोई दूसरा बंदा 2 ही होगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भी 1 2 तरीके से काउंट करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स वहां पे नहीं आते। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, तो मेरा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब चार्ज आ गया और मेरे को पिछले वाले साइंटिस्ट जे थॉमसन ने मुझे क्या बता दिया था, मुझे चार्ज और मास का रेशो बता दिया था। तो अब मेरे पास ये रेशो है, मेरे पास चार्ज है, तो मैं मास कैलकुलेट कर लूंगी बेसिक मैथ्स लगा के। तो बेसिक मैथ्स लगा के जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया तो इतना आया 9.01 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में चीजें यूज होंगी, तो अच्छे से ध्यान दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस इन kg, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सी रिप्रेजेंट करता है कूलम्स को। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन? फैराडे ने, है ना, थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया था फैराडे ने, कि जब भी मेरी कैथोड रे ट्रैवल कर रही थी, वो कैसे ट्रैवल करती है? फ्रॉम योर नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। वो इनविजिबल रेस थी। कैसे दिखाई दी? क्योंकि पीछे मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, इसीलिए वो जैसे ही स्ट्राइक होते थे उस पे तो मुझे दिखाई देते थे। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, उनमें कोई मास होता था, राइट, और उनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उनमें मास है, वो उस फैन को रोटेट कर पाए थे। तो ये सारी चीजें थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर उसके बाद हमारे आए जे थॉमसन, जिन्होंने हमें क्या बताया, हमें चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करके दिया इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट चीज हमारे मिलिकन आए। मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। फिर वो कैलकुलेट होने के बाद हमने सिंपल मैथ्स लगा के मास ऑन द इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ है वो है प्रोटॉन। वो किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब प्रोटॉन में भी दोबारा से आपने सीआरटी ही ली है। सीआरटी क्या है? मैंने अभी बताया था, कैथोड रे ट्यूब। वो डिस्चार्ज ट्यूब, जो सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसका नाम सीआरटी भी है। यूजिंग सीआरटी विद होल्स इन द कैथोड। अब उन्होंने क्या किया था, ये फिर से, क्या मैंने इसका डायग्राम नहीं लगाया तो आई विल मेक इट। जैसे कि ये मेरी डिस्चार्ज रे ट्यूब है, ये मेरी 1 सेकेंड, ये मेरी डिस्चार्ज रे ट्यूब है इस प्रकार से। ठीक है, इस ट्यूब में क्या है? इस ट्यूब में यहाँ पे मैंने कैथोड लगाया। क्या लगाया? कैथोड। पर उसमें मैंने होल्स कर दिए, ये दिखाई दे रहे हैं, मैंने होल्स करे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो यही है आपका कैथोड है। इस प्रकार से आपने बैटरी से अटैच किया। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका एनोड अटैच्ड है, राइट। सो दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये भी नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई। तो ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका परफोरेटेड कैथोड। क्या बोल रही हूं मैं? इसको बोल रही हूं परफोरेटेड कैथोड। क्या बोल रही हूं मैं इसको? परफोरेटेड, क्योंकि बीच में मैंने होल्स करे हुए हैं, राइट। यूजिंग अ CRT with holes in the cathode, Goldstein noticed कि some rays were traveling in the opposite direction of the cathode rays। उन्होंने ध्यान दिया कि एक तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था, क्या देखा था कि कुछ रेस यहां से यहां ट्रैवल कर रही थी, देखा था ना, उन्हीं को कैथोड रेस बोला था। अब उन्होंने क्योंकि यहाँ पे छेद कर दिया और पीछे फिर से एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, अब उन्होंने देखा कि यार पॉजिटिव टर्मिनल से भी कुछ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कुछ ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो इन्हीं को बोला that some rays were traveling in the opposite direction of the cathode rays। ठीक है, he called this, और इनको क्या बोला था? जो पॉजिटिव डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही थी इनको बोला है उसने कैनाल रेस। क्या बोला है? कैनाल रेस बोला है। कैनाल क्यों बोला? क्योंकि ये इसके होल से पास हो रही थी। किसके होल से?
कैथोड के होल से, राइट। He called these canal rays consisting of positively charged particles, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। समझ आया इतनी चीज। ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या किया, कैथोड को के बीच में छेद कर दिए। जैसे ही छेद किए तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज वहां पे भी स्ट्राइक कर रही है, वहां पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब कि कोई चीज यहाँ से ट्रैवल कर रही है। अब वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इनको बोला उसने कैनाल रेज, ठीक है। चलिए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कैनाल रेज की। अब जैसे मेरी कैथोड रे थी वो किसी भी मटेरियल पे या मेरे डिस्चार्ज ट्यूब में जो एयर थी को जो भी एयर डाल दो उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, पर यहाँ पे देखो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस में। अब यहाँ पे जो भी आपने गैस डाली है एट लो प्रेशर गैस थी पहले भी अभी भी है, तो जो जिस तरीके की गैस यूज करोगे वैसे ही ये पार्टिकल भी चेंज हो जाएंगे, यही है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, दीज आर सिंपली, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। जैसे हीलियम डाला तो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, ऑक्सीजन डाली तो ऑक्सीजन का पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, तो इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मेरी कोई भी, यहाँ पे क्या लिखा है ये समझाती हूँ। जैसे मेरी कोई भी गैस है X, समझ लो कोई भी गैस X ली है तो उसका पॉजिटिव पार्ट कैसे होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ ही में उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके लूज हो जाएंगे। तो जो ये Xn+ है ये मेरी बनाती है कैनाल रेज, ठीक है। ये देखो दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैनाल रेज, एनी कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रे। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैथोड रेज बनाएंगे, ये प्रोटॉन्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कैनाल रेज बनाएंगे, ठीक है। अब एक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम दीज दे ओरिजिनेट। इनका चार्ज टू मास रेशियो भी डिपेंड करता है किस पे, कि कैसी गैस आपने यूज करी है। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इन पे चार्ज कितना है ये पूछ रहे हैं, तो चार्ज इन पे उतना ही है। पॉजिटिव चार्ज कितना है, Ne के बराबर, N1 2 3 कुछ भी हो सकता है। E क्या है, नेगेटिव चार्ज जो हमने कैलकुलेट किया था कितना था, मिलिकिन ट्यूब से, मिलिकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कितना आया था, 1.6 × 10⁻⁻11 कूलम। याद है ये चार्ज कैलकुलेट किया था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन भी उतना ही है, क्या है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना है, E की वैल्यू, E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों सेम चार्जेस है, बट ये होगा पॉजिटिव और पिछला वाला हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का है, सिंपल। और प्रोटॉन्स भी किस प्रकार से चार्ज वेरी करेंगे, एक प्रोटॉन है तो ×1, 2 प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज हो जाएगा ×2, 3 है तो ×3। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, Q कितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, N × E। E इज योर व्हाट, E इज द चार्ज, चार्ज कितना है जो कि मैंने आपको बताया, दिस इज द चार्ज, ठीक है, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है और भी पॉइंट्स है। बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द, वही कि इसके बिहेवियर कैसा होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा टू द कैथोड रेज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड अ प्रोटॉन। और सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर पाया गया तो बच्चा वो कहाँ से पाया गया, आपके हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस के सब ध्यान दो, हाइड्रोजन गैस के कैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक प्रोटॉन होता है और उसके साइड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, है ना, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो आपने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर भगा दिया, जैसे ही बाहर भगाया तो आपके पास केवल और केवल प्रोटॉन बच गया, बचा कि नहीं, तो इसी को मैं बोलती हूँ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होता है आपका H+ आयन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी बाहर निकाल दोगे तो केवल और केवल आपके पास क्या बच जाएगा, केवल और केवल आपके पास बचेगा प्रोटॉन। तो इसी को मैं बोलती हूँ प्रोटॉन, जिसपे होता है एक पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन। दिस इज द लाइटेस्ट प्रोटॉन टू एवर एग्जिस्ट, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन अगर कोई पूछेगा तो आंसर क्या है,
H+ आयन, जिसका दूसरा नाम प्रोटॉन भी है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? एवरीथिंग इज क्लियर? जिसको जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द सबएटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आ चुके हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज देख ली, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज देखी। अब नेक्स्ट चीज बची है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये किए थे डिस्कवर बच्चा चैडविक ने इन 1932। ठीक है, बहुत लेट डिस्कवर हुए न्यूट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काफी सालों तक फॉर मेनी इयर्स सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वर कंसिडर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहले सोचते थे कि एक एटम में केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, but later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituents of an atom। पर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई और पार्टिकल तो होना चाहिए जिसपे कोई चार्ज ना हो, तब जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कैसे हुई थी कि बच्चा उन्होंने क्या किया था, एक थिन शीट ली थी बेरिलियम की और उसपे अल्फा पार्टिकल जो कि आपके हीलियम 2+ आयंस होते हैं, याद रखना हीलियम 2+ आयंस को ही अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत जगह आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे आपके क्लास 12th में। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, केवल हीलियम 2+ के आयंस को अल्फा पार्टिकल्स बोलती हूँ। तो मैंने ऐसी बेरिलियम एटम की थिन शीट ली, ये रही बेरिलियम की थिन शीट, इस पे मैंने अल्फा पार्टिकल्स मारे हीलियम 2+ आयंस, तो मैंने देखा कि बेरिलियम से कुछ न्यूट्रल चीज निकल रही है बाहर, दिख रहा है, देखो जैसे ये रहा बेरिलियम, बेरिलियम पे मैंने जैसे ही हीलियम डाला, ये बेरिलियम का मास नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये हीलियम का मास नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है। तो जैसे ही बेरिलियम और हीलियम, बेरिलियम पे हीलियम को मैंने स्ट्राइक किया तो मुझे मिला कार्बन 12, ठीक है, और साथ ही में एक न्यूट्रॉन मिला। मतलब न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बट इसका मास है, दिखाई दे रहा है, इस पे मास है, और 0 का मतलब है कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज किसकी वजह से होता है, वो नहीं है इसके पास केवल और केवल मास नंबर है 1। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि कोई ऐसा पार्टिकल भी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है बट उसके पास फिर भी मास है, और वो मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स वाज एमिटेड। ठीक है, तो ये होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स। अंडरस्टूड? चले आगे, फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। अब नेक्स्ट चीज देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एक बहुत अच्छी आपके पास थ्योरी है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबके चार्ज दे रखे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उतना ही है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ कूलम लगा लीजिए, यहाँ पे भी कूलम लगा लीजिए। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव है, बट सेम है, और न्यूट्रॉन्स पे 0 चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज हम कैसे लिखते हैं, पूरी क्वांटिटी हर बार नहीं लिखते, हम रिलेटिव लिख देते हैं चार्ज, कि अगर ये -1 चार्ज है तो ये हो जाएगा +1 चार्ज, पे हो जाएगा 0। मास सभी का लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। मास पर AMU भी लिखा हुआ है और रिलेटिव मासेस भी गिवन है आपके पास। तो ये बहुत अच्छी टेबल है फॉर यू गाइस। ठीक है, mass of proton is almost equal to mass of neutron। AMU होती है unit of mass used for atoms। 1 AMU is 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट इज आपके पास एक क्वेश्चन है, who will answer this question for me? An element having atomic number 25 and mass number 55 will have। आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 25। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, Z से। कितना है, 25 एटॉमिक नंबर है। मास नंबर इसको A से रिप्रेजेंट करती हूँ, वो में है मेरा 55। ठीक है, विल हैव, इसके पास कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, बस ये पूछा हुआ है। जल्दी से बताओ प्रोटॉन्स कितने, ये बता दो। चलो, ये है मेरा एटॉमिक नंबर, ये है मेरा मास नंबर। जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स की तरफ। कम ऑन कम ऑन,
ठीक है, एक भी आंसर क्यों नहीं आया बच्चा? क्या होता है जल्दी से बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो आंसर? आई डू नॉट नो व्हाई इज द चैट सो एम्प्टी, व्हाई इज द चैट सो एम्प्टी? देखो बीच में आते आते आपको अपनी होप्स खोनी नहीं है, बीच में आ गए हो, अभी तो आपको अपनी होप्स जगानी है, आपकी मैडम आपको दोबारा से सब कुछ करवा रही है, प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। यहाँ पे क्या है, आपका एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 25 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, और सिमिलरली यही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते कि नहीं? तो प्रोटॉन्स का नंबर हो गया 25, तो 25 प्रोटॉन्स होंगे, 25 प्रोटॉन्स होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आपको फॉर्मूला बताया था कि नहीं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है? A माइनस जेड होता है, राइट? A माइनस जेड होता है। बी आंसर कैसे होगा बच्चा? 25 प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे 25 हो जाएंगे? गलत क्यों बता रहे हो? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स मैंने अभी बताया, जो इसका एटॉमिक नंबर हो, जो एटॉमिक नंबर Z क्या है? Z है मेरा एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या क्या बताता है? एटॉमिक ही नंबर मेरा बताता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही बताता है मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रल एटम में ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स बताता है आपका एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास प्रोटॉन्स तो 25 है, कितने हो गए प्रोटॉन्स? 25 हो गए। न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस जेड, मैंने फॉर्मूला बताया था, A इज मास नंबर, 55 माइनस 25 कितना होगा? 35, 45, 55 विच इज 30 न्यूट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर इज A। यस वैभव, नाउ यू आर राइट। चलो नेक्स्ट, the number of protons, neutrons and electrons in this respectively are, कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? जल्दी से बताइए। अब ये देख के बताना आना चाहिए। मैंने आपको बताया कोई भी एलिमेंट है जो ऊपर चीज लिखी होती है हमेशा ये A to Z लिखते हैं, इतना समझ जाओ, ये इजी है याद रखना। A to Z लिखेंगे। A क्या रिप्रेजेंट करता है? A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, ठीक है। Z रिप्रेजेंट करता है मेरे एटॉमिक नंबर को। किसको? एटॉमिक नंबर को। अभी सॉल्व करके दिखाओ बेटा। अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा और धीरे करवा दो, तो फिर मैं वो भी करवा दूंगी, है ना। पर आपको मुझे बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, 2 वे कम्युनिकेशन है ये। हाँ जी, करेक्ट 71 104। वेरी गुड एकांशी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो Z क्या है मेरा? एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर होगा इसका? कितना एटॉमिक नंबर होगा? एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा? समझ आया? नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर, तो वही मेरे प्रोटॉन्स होंगे, वही मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे को पता चल गए। 71, ठीक है। और मेरे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस जेड। A है मेरे पास 175 माइनस करूंगी 71, तो कितना हो जाएगा? 40104, which is the correct answer is A once again. करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is or are affected by the electric field? इसमें से कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होंगे? एनोड रेज या कैथोड रेज? अगर मैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ, है ना, तब क्या अफेक्ट होगा? एनोड रेज, कैथोड रेज, या दोनों, या कोई भी नहीं? जल्दी से बताइए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ, एनोड रेज कौन सी थी? एनोड रेज ही थी आपकी कैनाल रेज। कौन सी थी? कैनाल रेज कौन सी थी? जो मेरी पॉजिटिवली चार्ज थी। कैथोड रेज थी जो मेरी नेगेटिवली चार्ज थी। अब इसमें मैं अगर क्या लगा देती हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ ऑफ दीज करेक्ट, वेरी गुड एकांशी, वेरी गुड, है ना। तो दोनों के दोनों इफेक्ट होंगी बच्चा।
एनोड रेज होती है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज। अब दोनों में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पॉजिटिव की तरफ भागेगी, जो पॉजिटिव है वो आपके नेगेटिव की तरफ भागेगी। तो ऑब्वियस सी बात है तो दोनों ही अफेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। नेक्स्ट है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड। क्या फाइंड किया था हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से? ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया है तो गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट? हमने क्या पता लगाया था? देख रही हूं मैं चैट बॉक्स, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। सी आंसर आया है मेरे पास, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास निकाला था हमने मिलिकन ड्रॉप से। गलत गलत, नो वैभव पांडे। E/m ratio of an electron is also wrong. The correct answer is charge of an electron. E/m ratio बच्चा निकाला था जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, उन्होंने E/m का रेशियो दिया था चार्ज बाय मास का। फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप ने मेजर किया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्या मेजर किया था? चार्ज। फिर जब मेरे पास चार्ज E/m रेशियो कैलकुलेट किया था थॉमसन ने, E कैलकुलेट कर लिया, रेशियो कैलकुलेट किया था, जो भी रेशियो आया था वो किया था मेरे जे थॉमसन ने। ठीक है, फिर E कैलकुलेट किया था मेरे मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने। मैं MIL लिख रही हूँ। तो मास हमने फिर सिर्फ सिंपल बेसिक मैथ्स लगा के कैलकुलेट किया था, मास किसी ने नहीं करके दिया, मास हमने खुद बेसिक मैथ से कैलकुलेट किया है। सिर्फ चार्ज हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, चलिए। ठीक है, किसी का सही नहीं हुआ ये फिर से। ये पता नहीं हर बार बच्चे गलत करते हैं, जितनी बार मैं कोई भी क्लास में बताती हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन गलत करते हैं। ऐसा आई डू नॉट नो व्हाई। कान खोल के आंख खोल के पढ़ो, है ना, ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी। ये देखो ऐसे, ये जो सिंपल ऐसे लगते हैं ना क्वेश्चन सिंपल है, यही थोड़े से टिपिकल होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की। कुछ स्पेशल टर्म्स है उनके बारे में बात करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनको मैंने बता चुकी हूँ वो मुझे वापस से बताए। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बेटा, आइसोटोप्स वो होते हैं, वो कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जिनका होता है सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बहुत ही जरूरी चीज है, जिनका क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। उनको मैं बोलती हूँ आइसोटोप्स। क्या बोलती हूँ मैं उनको? आइसोटोप्स। इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है पर उसका मास नंबर 1 भी होता है। दूसरी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 भी हो सकता है। तीसरी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है पर मास नंबर 3 भी हो सकता है। तो क्या है? हाइड्रोजन तो सेम है, एलिमेंट सेम है बट इसके डिफरेंट मास नंबर्स है, जिनको मैं क्या बोल रही हूँ? जिनको मैं बोल रही हूँ आइसोटोप्स। क्या बोल रही हूँ? आइसोटोप्स। ये तो एक का एग्जाम्पल हो गया। इनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। इसको तो मैं सिंपल हाइड्रोजन बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ ड्यूटीरियम। क्या बोलती हूँ? ड्यूटीरियम। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ ट्रिटियम। क्या बोलती हूँ? ट्रिटियम। ठीक है, ये होते हैं इनके नेम्स। हाइड्रोजन थोड़ी पॉपुलर है। इनके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। समझ आ रही है? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सेम है सारी हाइड्रोजन्स में। मास नंबर डिफरेंट है तो अलग क्या हुआ? जल्दी से बताओ। प्रोटॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, डिफरेंस केवल यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आने वाला है। न्यूट्रॉन सब में अलग है। इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन इसके पास 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है, न्यूट्रॉन इसके पास कितने हैं? 0। यहाँ पे सेम है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन 1 है,
इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसके पास 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है। समझ आई? सिमिलरली और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन का लेते हैं, कार्बन ना 12 आइसोटोप भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है। ये मास नंबर है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ये भी 6, ये भी 6। यहाँ पे भी सेम होगा कि इस कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इस पे 6। यहाँ पे देखो इसके पास प्रोटॉन्स हैं 6, इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने, एक ज्यादा, 7 न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं इसके पास 6, इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 6, न्यूट्रॉन्स है इसके पास 8। तो इस प्रकार से होता है। आइसोटोप्स पे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, मतलब मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। समझ आई? दीज आर माय आइसोटोप्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा है, आइसोबार्स। क्या लिखा है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या हो जाएंगे, अगर जिनका सेम क्या होगा, मुझे कौन बताएगा इसके बारे में? जो मेरी पुरानी क्लास में बच्चे आ चुके थे, कोई मुझे बताएगा जिससे पहले कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूं ये चीजें? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा जो मेरी पुरानी क्लास अटेंड कर चुके हैं बच्चे? जल्दी से, I'm looking at the chat box. नहीं बताया किसी ने। आइसोबार्स बच्चा वो होते हैं जिसमें होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर होता है न्यूक्लियॉन्स का। मैं सुनाई दे रही हूँ ना? ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि मेरा एटम बना रही हूं मैं, एटम में होता है बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर क्या है मेरे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बीच का न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इसमें जो भी चीजें हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मैं बोलती हूँ न्यूक्लियॉन्स। तो इनमें होता है बच्चा सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये कैसे देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आर्गन, आर्गन 18 और मास नंबर लिख दिया इसका 40। सिमिलरली मैं और किसका लिख सकती हूँ, पोटासियम का लिख सकती हूँ। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, मास नंबर लिख दिया 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मास नंबर सेम है, 40 40 40। मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स यहाँ पे सेम है। तो ये हो गए मेरे आइसोबार्स। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 पर उसका मास नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ 24। सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, उसका मास नंबर भी 24। तो आपको दिख रहा है 24 24 मास नंबर यहाँ सेम है। सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या सेम है। यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब सेम होते हैं तो उनको क्या बोलती हूँ मैं, आइसोबार्स। आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं, आ रही है समझ, आइसोबार्स, राइट। नेक्स्ट में चले, आइसोटोप्स और आइसोबार्स समझ आया। आइसोटोप वो है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे देखो किसी का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर सेम है। इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा। सभी के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो रहे, तो मतलब कि आइसोटोप्स। आइसोबार्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आइसोबार्स होते हैं। इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको लाइटली मत लेना, ये समझ जाओ चीजें। नेक्स्ट चीज है, आप जैसे कि यहाँ पे आपके एनालिसिस करा रखे आइसोटोप्स का, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है।
जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। मास नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं केवल, तो ये है आइसोटोप्स, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 हैं, प्रोटॉन्स भी 6 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6, राइट। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है 6, और आपका A माइनस जेड होता है, राइट। A माइनस जेड होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन। तो 13 माइनस 6 करूं, 13 माइनस 6 इज 7। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, प्रोटॉन्स भी 6, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है? न्यूट्रॉन्स का। अब ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आप लोग मुझे देंगे। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आप बताइए, इतनी जोर से चीख चीख के बताया कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, प्रोटॉन्स आएगा, या फिर न्यूट्रॉन्स आएगा? क्या आंसर होगा? क्या डिफरेंट होता है इन द आइसोटोप्स? जल्दी से बताइए। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस एकांशी, आपने सही आंसर दिया, आइसोबार्स का सही आंसर दिया है। अभी इसका आंसर दो। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट? हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट? मास। बेटा मास नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ कि क्या डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स में मास डिफरेंट होता है, मैं मान गई, बट क्वेश्चन तो पढ़ो न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे इसका आंसर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से देना है आपको। ये है आपके ऑप्शंस। मास नंबर डिफरेंट होगा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से बताओ क्या डिफरेंट होगा आइसोटोप्स में? क्या डिफरेंट होगा? एटॉमिक नंबर कैसे होएगा? कुछ भी आप बता रहे हो, मैं आपको पूछ रही हूँ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से आपको बताना है कि प्रोटॉन्स अलग होंगे न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स क्या है? यहाँ पे देखो ना क्या अलग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स तो मैम सेम रह रहे हैं, प्रोटॉन सेम रह रहे हैं। 3 आइसोटोप है कार्बन के, तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है। डिफरेंट क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन का नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ 6 न्यूट्रॉन है, या 7 न्यूट्रॉन है, या 8 न्यूट्रॉन है, दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिख दो यार? न्यूट्रॉन्स लिख दूं कि नहीं लिखूं? न्यूट्रॉन लिख दूं कि नहीं? ये क्यों नहीं बताया? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट एकांशी। अभी समझ आया? बाकी बच्चे भी बताओ मुझे। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सारे आइसोटोप्स होते हैं ना, उन सभी का केमिकल बिहेवियर क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि केमिकल बिहेवियर आपके इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करते हैं। अब इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम है। सारे जो आइसोटोप्स है, जैसे कार्बन को देखो, 3 आइसोटोप्स है कार्बन के, तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्यों? तो कोई भी पूछे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए आइसोटोप्स की केमिकल बिहेवियर सेम होते हैं। यहाँ तक चीजें समझ आई सभी को? किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? कोई भी डाउट जल्दी से बताइए मुझे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलूं मैं आगे? चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं आपके आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोटोन्स क्या होते हैं, मैं उसकी बात करती हूँ सबसे पहले। आइसोटोन्स की बात करते हैं सबसे पहले। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें होते हैं बच्चा आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको मैं बोलती हूँ आइसोटोन। क्या बोलती हूँ? आइसोटोन्स बोलती हूँ, जिनमें होते हैं मेरे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल लिखती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने सल्फर, यहाँ पे लिखा 16, यहाँ पे लिखा 36, यहाँ पे लिखा मैंने आर्गन लिख देती हूँ, आर्गन लिखा मैंने 18, यहाँ पे लिख देती हूँ 38, ठीक है।
अब मैं लिख देती हूँ क्लोरीन 17 and 37, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ, और मैं लिख सकती हूँ पोटासियम 19 and 39, एंड मैं लिख सकती हूँ कैल्शियम 40 and 20। इस प्रकार से ये दिखाई दिया। यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे तो मुझे, अगर ये मैंने क्लियर नहीं लिखा ना, ये सभी को दिख रहा है कि मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। आई गेस मैंने क्लियर नहीं लिखा है, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैं लिखना चाह रही थी, सल्फर से स्टार्ट करती हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यहाँ पे लिख दिया मैंने 36। फिर मैंने लिखा सॉरी, फिर मैंने लिखा क्लोरीन, यहाँ पे लिख दिया मैंने 17, यहाँ पे लिख दिया मैंने 37। फिर मैंने लिखा क्लोरीन के बाद क्या लिखती हूँ मैं, आर्गन, यहाँ पे लिखा मैंने 18, यहाँ पे लिखा मैंने 38, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ मेरा पोटासियम, यहाँ पे लिखा 19, यहाँ पे लिखा मैंने 39। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं कैल्शियम, यहाँ पे लिखा मैंने 20, यहाँ पे लिखा मैंने 40। अब आप देखो जो नीचे लिखी हुई चीजें वो सब क्या है, मेरे एटॉमिक नंबर्स, ऊपर लिखी हुई चीजें वो सब क्या है, मेरे मास नंबर्स, है कि नहीं। ये A to Z लिखते हैं हम। अब आप देखो इसमें कोई भी चीज सेम नजर आ रही है, ना ही किसी का एटॉमिक नंबर सेम है, ना ही किसी का मास नंबर सेम है, तो मैम क्या सेम है, तो मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हो, A माइनस Z से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 36 माइनस 16 करूंगी तो 20 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 एंड यहाँ पे भी 20। क्या किया है, 40 माइनस 20 इज 20, 39 माइनस 19 इज 20, 38 माइनस 18 इज 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको मैं बोलती हूँ आइसोटोन्स। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको ये सब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या वो आइसोटोप है। आइसोटोप तो दिख जाएंगे, सेम एटॉमिक नंबर होता है बस मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोप क्या वो आइसोबार्स है, आइसोबार्स में क्या था, पीछे चलो, आइसोबार्स में क्या था, न्यूक्लियॉन्स के नंबर सेम थे, राइट, मतलब मास नंबर उनके सेम है। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसकी जगह लिख देती हूँ सेम मास नंबर, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स की जगह मास नंबर सेम होता है इनका, इनको मैं बोलती हूँ आइसोबार्स। आइसोटोन्स है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, आइए चीज समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या देख रहे हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनमें होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लेती हूं मैं O2 माइनस, और मैंने लिखा F माइनस, और मैंने लिखा इसके बाद क्या आता है नियॉन, और मैंने लिखा सोडियम प्लस, ठीक है। अब इन सभी के मैं एटॉमिक नंबर्स लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, एटॉमिक नंबर्स, मतलब Z एटॉमिक नंबर्स लिख रही हूँ सभी के। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। अब आपको दिख रहा है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है, तो एटॉमिक नंबर की जगह मैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी लिख सकती हूँ। चलो पहले एटॉमिक नंबर ही लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11। एटॉमिक नंबर्स आ गए। अब मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब देख रहे हो ऊपर से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। सिमिलरली फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है, और ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 9 + 1 वंस अगेन 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब देखो नियॉन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कब होता है कि उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। देखो जो, अब मैं दोबारा से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, एटम का स्ट्रक्चर।
यहाँ पे होता है आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इतना तो पता है, बेसिक स्ट्रक्चर पता है, बाकी जो सही एटॉमिक मॉडल्स है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी चीज पार्टिसिपेट करती है कोई भी रिएक्शन में वो केवल इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा आप पे या आप इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे, इससे ज्यादा नहीं होता। कभी आप प्रोटॉन अपने अंदर नहीं दे सकते, कभी आप न्यूट्रॉन अपने अंदर नहीं ले सकते। समझ आ रही है? या तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया है और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आए। तो हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी केमिस्ट्री उठा लो, इलेक्ट्रॉन्स का ही आदान प्रदान होता है। बीच में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो जब तक आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं कर रहे। सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप प्रोटॉन्स का यूज करते हो, बॉम्बार्ड करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, और वो केमिस्ट्री हमारे कोर्स में नहीं है ना, उसमें हमें जाना ही नहीं है। तो हम जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। किसी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास होने चाहिए थे एटॉमिक नंबर के हिसाब से 11 इलेक्ट्रॉन, पर एक कम है, मतलब कि इसके पास कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको दिख रहा है इन सारी स्पीशीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारी स्पीशीज क्या हो गई, ये सारी स्पीशीज है मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है कि नहीं, क्योंकि सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारी चीजें समझ आई सभी को? आई है सभी समझ? ठीक है, चले आगे, चलूं मैं आगे? यस नो बोल दीजिए, नहीं आया तो दोबारा से मैं समझा दूंगी। इसके बाद हमारी और स्पेशल टर्म्स हैं, क्योंकि चलूं मैं आगे? चलिए ठीक है, चलो बढ़िया। फिर नेक्स्ट टर्म है आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टर्स। बच्चा ये दोनों टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी से बता देती हूँ, बट क्या पता कभी पूछ ले। ये आज तक कभी पूछी नहीं गई एग्जाम में। ये बाकी की जो 4 टर्म्स थी ना, 1 2 3 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी ना किसी प्रकार का। बट आइसोडाइफर्स आइसोस्टर्स अभी से बता देती हूँ कि कोई इनमें से भी आपको चूज करनी है तो ये छोड़ सकते हो, बट मेरा तो काम है आपको हर चीज बताना, तो मैं बताऊंगी। तो आइसोडाइफर्स देखो क्या होता है। आइसोडाइफर्स आर अ सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट द सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है थोरियम 23490 एंड यहाँ पे दे रखा है 23892 का, ठीक है। अब इसने बोल रखा कि जो A-2Z इस फॉर्मूला से जिनका आंसर सेम आता है वो होते हैं आपके आइसोडाइफर्स। ये सिंपल सी चीज है, हर चीज का एक फॉर्मूला बना दिया। अब ये फिर से अब आपको दिख रहे हैं कि कैसे एलिमेंट्स है यहाँ पे। ये सारे एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, भारी वाले एलिमेंट्स है, थोरियम, यूरेनियम, जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये वाला फंडा भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आइसोडाइफर्स वो होते हैं कि जब मैं A-2Z करती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो सेम। मैं करके देखूं A-2Z, A इज माय मास नंबर, 234 - 90 कितना होता है, 234 - 90 इज 144। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, 144। सिमिलरली 238 - 92 करोगे फिर से आपका आंसर 144 ही आएगा, ठीक है। सॉरी -2Z करना है हमें, -Z नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, -2Z करना है, ना कि -Z करना है, ठीक है। तो 2Z करूंगी तो कितना होगा, 90, 234 - 180 करना है, विच इज 54। सिमिलरली 92 × 2 कितने होते हैं, 184 - 238, 54 वंस अगेन। अब देखो फिर से आपका आंसर क्या है, सेम है। तो A-2Z का आंसर 54 आए, तो दीज आर आइसोडाइफर्स। आइसोस्टेरीज क्या होते हैं, आइसोस्टेरीज वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर से न्यूक्लियर केमिस्ट्री का तो इतना नहीं पूछा जाता, बट आइसोस्टेरीज फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बच्चा, जैसे कि आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, containing
having the similar number of atoms and valence electrons, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और उनमें क्या होता है, सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। 54 नहीं होगा बट हाँ 54 होगा, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड, ये तीनों आपस में क्या है, आइसोस्टेरीज है। देखो आइसोस्टेरीज होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब मैं एक एक करके बताती हूँ। आपके पास यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, N2CO एंड Cn-, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं, मैं आपको क्या बता रही थी, आइसोस्टेरीज के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, ये क्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सीधा, एक था आपका N2O, एक था आपका CO2, एक था आपका N2, एक था आपका, अच्छा पहले वो दोनों लेते, पहले दूसरा, एक सेकेंड इरेज कर रही हूँ मैं इसको, पहले हम ये सब देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं N2CO एंड Cn-, पहले देखते हैं हम N2CO एंड Cn-, ठीक है। अब आपका इस आइसोस्टेरीज में ये देखना सबसे पहले कि सब में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। अब N2 में कितने एटम्स है, ये 2 नाइट्रोजन से बना हुआ है, 2 नाइट्रोजन है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 एटम्स, यहाँ पे भी एक कार्बन एक नाइट्रोजन 2 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। दूसरी चीज थी इनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार का, ये N है, ट्रिपल बॉन्ड N और इनके ऊपर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनसे अभी घबराना नहीं है, ये आपका ये चैप्टर के बाद एक चौथा चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगी, जिन बच्चों के लिए नया है मैं बताऊंगी कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अभी सिर्फ मेरे से स्ट्रक्चर सीख लो, फिर वो वहां पे चौथे चैप्टर में जब हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आइसोस्टेरीज निकालना, पूरी केमिस्ट्री कनेक्टेड है, एक चैप्टर में एक चीज सीखते हैं, दूसरे में फिर उसकी और चीजें सीखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, N उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और N के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, साथ ही में क्या होता है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर भी 1 2 3 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 5 6 7 8। Cn- का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब माइनस चार्ज किस पे आता है, 1 2 3 5 6 7 8, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है, 1 2 3, और इस पे आ जाता है लोन पेयर्स इस प्रकार से। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है Cn- का। अब आपको दिख रहा है कि इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम है कि नहीं सेम, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर सेम, 2 नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। लास्ट चीज थी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैं बता देती हूँ, ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 5 × 2 इज 10 इलेक्ट्रॉन। हुआ कि नहीं हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 5 × 2 इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, राइट। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए इनके पास 10 हुए। सिमिलरली कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और है, मतलब कि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 1, तो इस पे भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन सभी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, यहाँ पे मेरा डी ब्लॉक है, यहाँ पे मेरा पी ब्लॉक है, राइट। पी ब्लॉक में दोबारा से बना देती हूँ, this is my 13th group, this is my 14th group, this is my 15th group, 16th group, 17th group and 18th group, ठीक है। ये है 15, 16, 17, 18, 19, अच्छा सॉरी मैं 15 से क्यों स्टार्ट किया, I don't know। थर्टीन्थ ग्रुप, 14th ग्रुप,
15th group, 16th group, 17th group and 18th group. This is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है, ये चीज समझ आई। इस प्रकार से ग्रुप है, दिस इज माय ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इस प्रकार से होती है पीरियोडिक टेबल। अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता रही हूँ, जो ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 ही होते हैं, 2 के पास 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि कितने वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या शेयरिंग कर सकते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके पास ग्रुप 13 के पास होते हैं बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 14 के पास होते हैं 4, 15 के पास होते हैं 5, यहाँ से हो जाते हैं 2, है ना। इसके पास होते हैं, सॉरी, इसके पास होते हैं 6, इसके पास होते हैं 7 और इसके पास होते हैं 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास 1, 2, तो ये मैंने क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लिखा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है, एक रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में, तो जो लास्ट रो में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिमिलरली मैंने बताया कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन आता है 15th ग्रुप में। यहाँ होता है नाइट्रोजन, ये कार्बन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली है, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और ये तो आपको पता है यहाँ पे नियॉन आपका चालू जाता है विच इज 18th ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी के ये हम किस में बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम और बातें करेंगे। अभी इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी बता रही हूँ। अभी हमने जितना हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है केवल उतना ही आपको पढ़ना है। ये बाकी की चीजें हम पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वो पढ़ेंगे, तब जाके इसमें थोड़ा और हम इसको रिफाइन करेंगे। चले आगे, आइसोस्टेरीज समझ आए सभी को, डाउट है तो पूछिए। आए समझ, आइसोस्टेरीज एकदम क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है, चले आगे, चलिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोटॉन्स किस में सेम होते हैं, आइसोबार्स में कि आइसोटोप्स में। आइसोबार्स क्या थे, कौन आंसर देगा इसका, मैं नहीं दूंगी जब तक आप में से कोई इसका आंसर नहीं देता। जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है। पहले तो मुझे आइसोबार्स और आइसोटोप्स की डेफिनेशन याद है। आइसोटोप क्या थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आइसोटोप दोबारा से बता रही हूँ, ये चीज आज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आइसोटोप्स वो थे जिनका सेम क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था, बट डिफरेंट क्या था, मास नंबर था कि नहीं, मास नंबर डिफरेंट था। जैसे कि हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका मास नंबर 2, राइट। ये सारे थे आपके क्या, आइसोटोप्स। ये सब क्या थे आपके, 1 हाइड्रोजन, 3 मास नंबर, 1 एटॉमिक नंबर, आइसोटोप। आइसोबार्स क्या थे, आइसोबार्स थे जिनमें क्या था आपका, सेम मास नंबर था। क्या था, सेम मास नंबर। जैसे कि कैल्शियम 40 या फिर पोटासियम 40, कोई भी मैं 40। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। इतना सब देख के भी नहीं बता पा रहे, इतना हिंट दे दिया मैंने। इसका सही आंसर इज एक्चुअली व्हाट, आइसोटोप्स। वाई बच्चा, वाई। आइसोटोप्स क्या है, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर है कि नहीं। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है मतलब उनमें प्रोटॉन्स का नंबर भी सेम होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स आ जाएंगे, एक ही प्रोटॉन होगा। यहाँ पे भी एक ही प्रोटॉन होगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, वापस से जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वो मेरे किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। होता है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होता है कि नहीं। तो प्रोटॉन्स इन सब में सेम है। आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए उनका मास नंबर डिफरेंट है।
क्या बोल रही हूँ, आइसोटोप में प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, इसीलिए उनका क्या होता है, मास नंबर अलग हो जाता है। बट अगर मैं किसकी बात करूं, आइसोबार्स की, आइसोबार में सेम मास नंबर रहता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि उसमें प्रोटॉन का नंबर भी सेम हो, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज आइसोटोप्स नॉट आइसोबार्स। इतना देर में आंसर दिया वो भी गलत, गलत। आइसोबार्स में कुछ भी हो सकता है। आइसोबार्स के एग्जाम्पल देखो, पीछे वापस जा रही हूं मैं। आइसोबार्स में क्या था, जिसमें सेम मास नंबर था। अब जैसे कि ये देखो, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करती हूँ, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करती हूँ। कैल्शियम में अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 है कि नहीं, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, a माइनस जेड 40 माइनस 20 इज 20 वंस अगेन, राइट। अब यहाँ पे मैं बात करूं विच इज माय पोटेशियम, पोटेशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 19, राइट। तो यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया ना। ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार्स है। आइसोबार्स इनका सेम मास नंबर है, बट आपको दिख रहा है इसमें 20 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 19 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स का नंबर दोनों में डिफरेंट है। ये चीज नजर आई कि प्रोटॉन्स का नंबर इन दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो प्रोटॉन सेम केवल और केवल आइसोटोप्स में होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं मानती हूँ, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए। अभी समझ आई ना चीज, आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है, आई चीज समझ। चले आगे, अब कल ही आगे चलेंगे तो हमारा मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉडल ऑफ एटम्स हम अगली क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मुझे पर उससे पहले ये बताइए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अभी मॉडल्स ऑफ एटम्स हम अगली क्लास में खत्म भी कर देंगे। 3-4 मॉडल्स ऑफ एटम्स है, बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी थ्योरी है ना इसमें, क्योंकि किसमें सेम मास नंबर है, किसमें एटॉमिक नंबर सेम है, किसमें सेम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठो, अभी तो शुरुआत ही है, अपनी नोटबुक खोल के बैठो। आज जो जो मैंने पढ़ाया है, आई होप आप अपने खुद के नोट्स भी बना रहे होंगे। जो खुद के नोट्स बनाएंगे ना बच्चा, वही आपके काम आएंगे, मेरे नोट्स नहीं आएंगे। मेरे नोट्स मुझे समझ आते हैं, मेरे नोट्स सब तक समझ आते हैं जब मैं आपको समझा रही हूँ। मैं इधर उधर की 10 चीजें भी लिख देती हूँ जो आप, या मैं सिर्फ बोलती हूँ और नहीं लिखती, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये आपको खुद बैठाना पड़ेगा। जब मेरी क्लास लेने बैठते हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स अभी से बनाने लग जाओ। ये जर्नी बहुत लंबी है, परसों एग्जाम नहीं है आपका कि अभी की जो मैंने बात बताई आपको याद रह जाएगी। आपका एग्जाम है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। 2 साल के आपको विद इन दिस मंथ के एंड में आपको नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा बता दिया, नहीं रहेगा, और चीजें पाइल अप होती जाएंगी। तो मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि अपने नोट्स बनाइए और आज जाके चैप्टर को रिवाइज करना है, जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आने के आप काबिल हो। जो चीजें बताऊं वो एकदम से नई ना लगे, क्योंकि रिवीजन नहीं किया हुआ। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें फिर से गैप हो जाएगा। आज तो क्या है, हमारा फ्राइडे है ना, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को। इतना सारा गैप है, भूल जाओगे, सो डू नॉट डू दैट। इतना टाइम है, कोई भी समय लेके आप बैठिए। साथ ही में डीएसए सॉल्व कीजिए जो आपको मिल रही है हर रोज, राइट। तो डीएसए कीजिए और आपको जितनी मिल चुकी है उसको मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। डाउट्स आप भेज सकते हैं ऐप पे ही, सॉरी हाँ, ऐप पे ही एक ऑप्शन है डाउट्स भेजने का। मैं देखती हूँ कोई मुझे डाउट नहीं भेजता, पर्सनल मैसेज सब कर देते हैं। पर्सनल मैसेजेस से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, मेरे को डाउट्स भेजने हैं उस ऐप पे। जब आप ऐप पे भेजोगे तभी आपकी मैम आपके लिए सॉल्व कर पाएंगी वो डाउट्स, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट्स लेंगे अगर कोई है। अदरवाइज वील स्टार्ट विद द मॉडल ऑफ एटम्स एंड आई विल सी यू